नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला अध्याय। और पहला अध्याय जो आप लोग का है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस अध्याय का जो है पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना, हर वीडियो में मैं आप लोग को बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इतिहास जो है ना बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, हिस्ट्री जो है सर क्या है, बोरिंग सब्जेक्ट है। तो भाई टेंशन मत लो, कुछ देर वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा। और मजा आएगा तो बोरिंग नहीं ना होगा, नहीं होगा सर। बिल्कुल आसान तरीका और देसी भाषा में आप लोग को समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को कल की कक्षा में क्या बताया था। कल की कक्षा में आप लोग को पार्ट 1 में मैंने आप लोग को क्या बताया था कि भैया राष्ट्रवाद किसे कहते हैं और राष्ट्रवाद का उदय कहां हुआ था। किन्हीं बच्चे को पता है सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कहां हुआ था। तो बच्चा आप लोग को बताए थे ना, यूरोप क्या है, यूरोप जो है एक महादेश है। यूरोप क्या है, महादेश। और महादेश के अंतर्गत जो है बहुत सारे देश आते हैं। सबसे बड़ा महादेश कौन सा बताया था बच्चा, याद है। सबसे बड़ा महादेश मैंने आप लोग को बताया था एशिया महादेश। एशिया महादेश बच्चा आप लोग को याद है कि मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो भारत जो है बेटा, भारत जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। किस महादेश के अंतर्गत आता है, एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। तो अब आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूं कमेंट पे, आप लोग को बताना है कि सबसे छोटा महादेश कौन सा है कि नहीं। तो मैंने आप लोग को बताया था यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब भी समझा रखा था। अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोग को फ्रांसीसी क्रांति बताया था। सबसे पहले अगर पूछे कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहां जगी थी, तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की जो भावना जगी थी, कहां जगी थी, ये देख रहे हैं ना ये देख रहे हैं ना, ये फ्रांस है। ये क्या है, फ्रांस है। यूरोप में ही एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। और फ्रांस में 1789 ईस्वी में, बेटा कब, 1789 ईस्वी में यहां जो है राष्ट्रवाद की भावना जगती है। और यहां पे 1789 ईस्वी में इसका जो कौन, इसका जो शासक थे कौन थे, लुई सोलमा थे। इनके बारे में भी मैंने चर्चा कर लिया। लुई सोलमा जो थे बहुत ही ज्यादा क्या थे, निरंकुशवाद शासक थे। क्या थे, निरंकुशवाद शासक थे। क्या थे, निरंकुशवाद शासक थे। ठीक है, ये जो थे निरंकुशवाद शासक थे। तो लोग जो था इनसे तबाह हो गया, लोग जो था क्या हो गया, इनसे तबाह हो गया। और इनको जो है क्या करता है, फांसी पे चढ़ा देता है। क्या करता है, फांसी पे चढ़ाता। जनता से जो है ये कर लगा लगा के बहुत ज्यादा कर लेते थे, जनता से कर भी लेते थे, लेकिन जनता के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करता था, कोई काम नहीं। और ये यहाँ क्या क्या चल रहा था बेटा, यहाँ पे क्या चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। राजतंत्र किसको कहते भाई, राजतंत्र किसको कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र किसको कहते हैं, जहां पे एक राजा शासन करता हो। सिंपल सी बात, राजा का हर चीज चले। अपनी भाषा में बता रहा हूं यार, किताबी भाषा मत देखो मेरे भाई, मेरे से पढ़े हो तो किताबी भाषा मत देखो। जहां पे सारा शक्ति किसके पास रहेगा, राजा के पास रहेगा। और इसमें चुना उना नहीं जाता है, चुना नहीं जाता है। इसके बाद जो है राजतंत्र में राजा का बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। राजा अगर कह दिया कि इस रोड को तोड़ दो यहां से वहां, इस घर को यहां से वहां हटा दो, हम यहां पे खेलने के लिए मैदान बनाएंगे या हम अपने घूमने के लिए बनाएंगे, तो वो तोड़ना ही होगा। हर चीज किसके हाथ में रहता है, राजा के हाथ में रहता है। वहां पे सत्ता वगैरह नहीं चलता है। ठीक है, राजा। तो यहाँ पे कि राजा कौन थे, लुई सोलमा थे। ठीक है, इनको फांसी पे लटका दे। इनके बारे में हमने कल की वीडियो में चर्चा कर रखा है जबरदस्त तरीका से, अगर नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं फ्रांस को जो था लड़ाई वगैरह में, लड़ाई वगैरह में जो था फ्रांस को जिताया था कौन, नेपोलियन। ठीक है, कौन जिताया था, नेपोलियन नेपोलियन जो है फ्रांस को जो है जिताया था। ठीक है, नेपोलियन जो था फ्रांस को बहुत सारे लड़ाई वगैरह में जिताया था। नेपोलियन कौन था, तो भैया नेपोलियन जो था, कहीं मच्छर बैठा है क्या भाई, अरे यार हट जा, पढ़ा रहे हैं ना, फिर जाके कहीं बैठ गया, ये तेरी के, हटना यार। देखो भाई कहीं ये मच्छर मेरे साथ खेल रहा है, क्या बताऊं इसकी हालत क्या है, मार देंगे ना
नेपोलियन जो था, नेपोलियन क्या था भैया, सेनापति था। कौन था? सेनापति था। और ये जो था सेनापति था ही, लेकिन ये जो था फ्रांस की जनता का दिल जीत लिया था, फ्रांस की जनता को ये खुश कर दिया था। वहां पे इतना इसको इनके बारे में चर्चा होता था कि पूछिए मत। तो खुशी खुशी क्या करते हैं, फ्रांस के जो नागरिक थे इसको शासक बनाते। किसको? नेपोलियन को शासक बनाते। फिर आ गया मच्छर कहीं, बहुत मार मारेंगे ये लोग को। पढ़ा रहे भाई, तुमको पढ़ना, इधर आके बैठ के पढ़ लो, क्या आदत है। तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन का शासन होता है। कब होता है? 1804 ईस्वी में नेपोलियन का शासन होता है। नेपोलियन का शासन कब से कब तक रहा? तो 1804 से 1815 तक रहा। नेपोलियन का शासन कब से कब तक रहा? 1804 से 1815 तक रहा। और 15 के बाद इसको जो है मेटरनिक युग आ जाता है, ये नेपोलियन युग होगा। ठीक है, अगर पूछ दे, सवाल पूछे कि भाई बताओ नेपोलियन युग कब से कब तक रहा, तो याद रखना नेपोलियन युग यही है, नेपोलियन युग यही है, नेपोलियन युग। ठीक है, आगे हम आप लोग को बताएंगे, ये मैप पे थोड़ा सा इसको फ्रांस को दर्शा रहे थे, आगे हम आप लोग को बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 16वां थे। फ्रांस के राजा को कब मार दिया गया? 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में इसको लटका दिया। ठीक है, अब वहां पे जो चलने क्या लगा, वहां पे लोगों के द्वारा क्या चलने लगा? प्रजातंत्र आ गया। क्या चलने लगा? प्रजातंत्र आ गया। ओके, यहां पर आ जाता है प्रजातंत्र। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? नेपोलियन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेपोलियन की कहानी को समझेंगे। नेपोलियन ने, जब नेपोलियन को शासक बनाया गया तो क्या किया, नहीं किया, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में नेपोलियन को मार देता है, नेपोलियन को जो है मार देता है। ठीक है, नेपोलियन को मार दिया जाता है और उसके बाद आ जाता है मेटरनिक युग। ठीक है, मेटरनिक जो था बहुत ही हरामी टाइप का आदमी था। ठीक है, ये जो इतिहास है ना भाई, एकदम मूवी जैसे देखते हो ना, मूवी की तरह समझो, एकदम मजा आ जाएगा। ओके, तो भाई ये चीजें समझ में आ गया। यही है फ्रांस। ठीक है, यही है फ्रांस। ये जो है इधर देख लो, एक और चीज दिखाता हूं आप लोग को आज। ये जो है ग्रेट ब्रिटेन जो लिखा हुआ, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के लोग जो हैं, ब्रिटेन के लोग, ये जो देख रहे हैं ना, ये अंग्रेज है। अंग्रेज, जिसको आप लोग अंग्रेज बोलते हैं, यही है, यही बेवकूफ है। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यही लोग जो है भारत पे क्या किया था? कब्जा किया था। भारत को क्या किया था? गुलाम बनाया था। भारत को क्या बनाया था? उपनिवेशक बनाया था। बात समझ में आ रहा? तीनों चीजों में बोल देता हूं आप लोग को। ठीक है, तो उसके बारे में तो आप लोग को आगे के अध्याय में हम आप लोग को कवर करवाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले फ्रांस पे चल रहे हैं। तो फ्रांस में क्या क्या हुआ, नहीं हुआ, उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। ये चीज समझ में आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो भाई आगे चलते हैं, आ जाओ। तो नेपोलियन का युग जो रहा, नेपोलियन युग रहा 1804 से 1815 तक, ये कवर हो गया। इसका जन्म की अगर बात करें, तो 15 अगस्त 1769 चलो, ये जो है 1769 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। याद रखना ये सब चीजें। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। ठीक है, और एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व और कार्य से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित कर दिया था। ये कोई अच्छा व्यक्ति होते हैं ना, कोई व्यक्ति होते हैं ना जिसे गांव में, कि वो अच्छे काम करते, इतना काम करते हैं, उनको सब प्यार करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, होंगे आपके भी गांव में होंगे, जो सब उनको चाहता है। जैसे कि मूवी वाला हो गया, मूवी में कोई नेता अभिनेता हो गया, उनको सब चाहते, उनको सब पसंद करते, उनकी क्वालिटी को देख के, उनके गुण को देख के, उनके मुंह को देख के। आज तक कोई किसी को पसंद नहीं करता है। मुंह को देख के जो इंसान पसंद करता है वो सबसे बड़ा धोखा खाता है, याद रखिएगा। किसी के गुण को देख के पसंद कीजिए, चलो उसके अंदर जो गुण क्या है वो देखना हम लोग को, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि किसी के मुंह देख के जो है, अब इनका मुंह देख रहे हैं, ये मुंह देखिएगा तो लगेगा क्या है, नेपोलियन टाइप का ही लग रहा है। ओके, तो मुंह देख के जो है पसंद नहीं करते इंसान। आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी, वो चीजें आपको बताना है। क्वालिटी देख के पसंद करता है, वो मुंह देख के पसंद ना आप लोग को, यही 10वीं से 11वीं 12वीं तक जो ना मुंह से देख के पसंद होगा। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद पसंद करेगा तो लड़की के बाबूजी आएंगे जब देखने, तो कहेंगे कि बेटा करते क्या हो। तो अगर बोल दोगे गलती इसकी हम नहीं कुछ करते हैं, तो फिर तो शादी गया, फिर शादी नहीं होगा। आज के डेट में ना शादी करने के लिए सबसे बड़ा समझौता हो रहा लड़का के साथ,
कि भैया तुम कमाओगे तभी शादी होगा, पॉसिबल ही नहीं है। लड़की के पास उतना ऑप्शन है, लड़की के पास अगर वो नौकरी करे ना करे कोई ना कोई मिल ही जाएगा, जॉब वाला मिलेगा ही। अपने लोग को जॉब वाला मिलेगा भाई, अपने को जॉब करना है, हम लड़का है ना, इसलिए आ जाओ। तो ये अपना व्यक्तित्व को इस तरह निखारा था, इस तरह निखारा था कि लोग इससे प्रभावित हो गए थे कि भाई ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है। तो ये पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित कर दिया था। ऐसा नहीं कि ये फ्रांस को ही, पूरे यूरोप को। बात समझ आ? यूरोप क्या है, एक महादेश है और उसके अंतर्गत 44 देश आता है। पूरे देश, पूरे महादेश को इसको प्रभावित कर दिया था ये अपने विचार व्यक्तित्व के आधार पे, अपने कार्य के आधार पे। कार्य अच्छा हो, अब मान लो नॉर्मल सी बात है, जॉनी लेबर, उनके मुंह शकल सूरत अच्छी नहीं है, देखने में देख के ही हंसी लग जाता है लोगों को, लेकिन है ना उनका गुण है ना, उनको देखते हैं ना हम लोग, वही चीजें हैं। शकल सूरत जो है ना आपको 10 से 12 तक ले जाएगा, उसके बाद नहीं, उसके बाद काम, आपके अंदर क्वालिटी क्या है, ये चीजें देखा जाता है। इसलिए हमेशा ये सब चीजें याद रखना है। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की उम्र में ही ये क्या बन गए थे, सेनापति बन गए थे। 24 वर्ष का जब उम्र था नेपोलियन का, उसी समय ये क्या बन गए भैया, सेनापति बन गए। उसने कई युद्ध में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाया था, बहुत सारे युद्ध में जो है फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाया था। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले चर्चा कर रखा है, अब यहाँ पे जिस तरह से लिखना है वो चीज समझ लो। अपार लोकप्रियता हासिल कर लिया और फ्रांस का शासक बन गया। ये क्या बन गया भैया, फ्रांस का शासक बन गया। अब लोग जो थे फ्रांस के नागरिक, पूछो मत कितना खुश था कि भैया अब हमारा जो है एकदम जबरदस्त वाला शासक बन गया, हम जो चाहते थे वो हमको मिल गया, पूरा खुश। अब कहेंगे सर यहाँ पे आप लोग के प्रश्न हो गए, यही है नेपोलियन। 1789 ईस्वी में तो ये चीजें हुई थी, लेकिन ये बना 1804 में सर, 1804 में। तो इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में क्या हुआ भाई, 90 और 11 साल लगभग, 11 उधर 13, तो इतना दिन जो बीच में जो गैप हो रहा है ना, ये गैप, इसमें राजतंत्र नहीं चल रहा था, प्रजातंत्र चल रहा था। मतलब उस समय जो था सेना नहीं था वो, उस समय सॉरी शासक नहीं था वहां पे कौन था, फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांस के जनता का शासक था, जनता का शासन था, ठीक है। अब इनको कौन मिल जाता है, फ्रांस के लोगों को मिल जाता है भैया नेपोलियन। नेपोलियन देखते सब खुश, पूरा जनता खुश कि भाई जिन्हें चाहते थे वो हमें मिल गया। तो आइए नेपोलियन आते हैं और एक्शन से भरपूर करते हैं। आते ही उसने क्या किया उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। 1804 ईस्वी में नेपोलियन शासन काल, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र, जो प्रजातंत्र था, जो जनता लोग जो प्रजातंत्र बना रखा था, पहले राजतंत्र था लुई 16 में क्या था, राजतंत्र था, उसको पहले हटाया। इसने क्या किया, प्रजातंत्र को हटा के क्या किया, वहां पे फिर से राजतंत्र स्थापित कर दिया। राजा का ही राज चलेगा और राजा जो कहेगा वही चीजें हुआ। तो लोगों को लगा कि भाई अच्छे व्यक्ति हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है जब अच्छे हैं ही, राजतंत्र है या प्रजातंत्र है, हमारा शासक तो अच्छा है, ये चीजें लगा। लेकिन ये जो थे नेपोलियन जो थे ना, नेपोलियन में एक चीजें थी, इसने अपने फ्रांस पे ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, इसने इस चीजों को बढ़ाने के लिए दूसरे देश पे भी आक्रमण करता था। और वहां पे भी दूसरे, पहले के जमाना में होता क्या था कि भाई एक देश आप शासन कर रहे हो तो दूसरे देश से अगर लड़ के जीत लेते हो तो वो देश भी तुम्हारा, वहां पे भी शासन तुम चला सकते हो, ये चीजें चलता था। तो ये राष्ट्रवाद की भावना तो सिर्फ फ्रांस में नहीं उत्पन्न हुआ था, लेकिन दूसरे देश में भी नागरिकों को बहका के राष्ट्रवाद की भावना जगवा रहा था कि तुम लोग भी फ्री हो जाओ। तो वहां के शासक से इसका मुठभेड़ हो जाता है, वहां के शासक इस पे गर्म हो जाता है, भैया तुम वहां के शासक हो, तुम रहो ना, तुमको जैसे राजतंत्र प्रजातंत्र जो चलाना चलाओ, मेरे इधर मुंह मत मारो, ये कह रहे थे। लेकिन ये तो मानने वाले नहीं थे, ये तो वीर थे। फिर क्या होता है आगे की कहानी में हम लोग समझेंगे। तो जैसे इसने क्या किया, पहले आया वहां पे, कहाँ, फ्रांस आया, अपना शासनकाल स्थापित किया कि भाई अब हम लोग यहाँ पे शासन करेंगे। और यहाँ पे जो पहले प्रजातंत्र था, जो 1789 के बीच में मैंने आप लोग को समय दिया, ये जो क्या था, प्रजातंत्र था, ये आया 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में आया तो प्रजातंत्र को हटा के फिर से क्या किया, ये राजतंत्र कर दिया। अब उसने कुछ कुछ बदलाव किया, बदलाव क्या किया ये समझते हैं।
कानून के समक्ष सबको बराबर रख कर दिया। मतलब कानून के समक्ष, कानून के सामने गरीब अमीर महिला पुरुष सबको बराबर रखा। और सही बात है भाई, कानून के सामने तो सब बराबर है, ठीक है। दूसरी बात की संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया। जिनके पास जो संपत्ति है उनके अधिकार को जो है सुरक्षित कर दिया, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा। भूदायित्व, भूदायित्व और जागीरदारी से मुक्ति दिलाई। अब भूदायित्व क्या होता है और जागीरदारी से मुक्ति क्या होता है ये समझिए। जमींदार लोग, भूदायित्व जमींदार लोग था, वो लोग क्या करते थे, जमीन का जो टुकड़ा था किसको देते थे, किसान लोग को देते थे। और किसान लोग उस पर कृषि करते थे, खेती करते थे। सिर्फ खाने तक का उसको राशन के तौर पे दे देता था, बाकी सब अनाज कौन ले लेता था, जमींदार ले लेता था। इस चीज को जो है उसने मुक्ति करा दिया। जो किसान अगर खेती करता है उसको, जो किसान खेती करता है उनका हिस्सा आधा से अधिक होना चाहिए, ये कर दिया वहां पे। मतलब उस प्रकार से बदलाव किया। नेपोलियन के समय में व्यापार एवं संचार का बहुत ज्यादा विकसित हुआ। नेपोलियन क्या किया, व्यापार को जो है बढ़ाया। किसी भी देश में अगर व्यापार अधिक हो रहा तो वो देश क्या होगा, विकसित होगा। व्यापार बढ़ाया। संचार मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्शन, मतलब एक देश से दूसरे देश का कनेक्शन करना। संचार वही हो गया, मोबाइल वगैरह क्या हो गया, संचार हो गया। संचार में क्या करते हैं, एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, है कि नहीं। ये सब चीज बदलाव किया। और उसने क्या किया हाँ, नेपोलियन समय में व्यापार और संचार का क्या हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ, विकसित हुआ। ये सब चीजें उसने क्या किया, बदलाव किया। कहाँ पे आके, फ्रांस में आके, फ्रांस के जब वो शासक बने थे। समझ में आया, आ गया ना भाई। आगे हम लोग समझते हैं नेपोलियन युग। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और 1804 में नेपोलियन संहिता भी लागू हुआ। ठीक है, 1804 में नेपोलियन शासन बना, शासक सम्राट बना या शासक बना, या उसी को बोल सकते नेपोलियन संहिता लागू भी हुआ। ठीक है, ये दोनों चीज एक ही हुआ। प्रश्न पूछ देते हैं, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना, नेपोलियन संहिता लागू कब हुआ, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, इसलिए मैं दोनों लिख दिया हूं 1804 में। तो 1815 ईस्वी में क्या होता है, नेपोलियन जो है वाटरलू की लड़ाई के युद्ध में हार जाते हैं। वाटरलू की लड़ाई चल रही थी और नेपोलियन 1815 में हार जाते हैं। तो 1815 में जब हार जाते हैं, जो जिससे इसकी लड़ाई हो रही थी मित्र राष्ट्र से, ठीक है, मित्र राष्ट्र से जो लड़ाई हो रहा था उसमें था ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रेलिया। तो उसने क्या किया, नेपोलियन को कैद कर लिया, मतलब उसको बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर क्या किया, सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया। टापू का नाम था, नेपोलियन को कैद कर लिया। कौन, ये सब मित्र राष्ट्र, जिससे आगे वाला सामने वाले से जिससे फाइट हो रहा था। उसमें था ब्रिटेन था, रूस था, परसा था, ऑस्ट्रेलिया था। तो नेपोलियन को कैदी बना लिया, कैद करके सेंट हेलेना नामक टापू पे रख दिया। ठीक है, और 1821 ईस्वी में नेपोलियन का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 1821 में जाके नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है। तो भैया इसको जो है 1815 में ही खत्म कर दिया। 1815 ईस्वी में ही नेपोलियन का जो है कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब फ्रांस पे किसका शासन चलेगा, फ्रांस पे शासन किसका चलेगा, अब तो सोच में यहाँ पे है। अब जो हराया इसको वाटरलू की लड़ाई में, कौन, ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रेलिया, यही सब ना हराया था। तब यही के किसी के जो शासक हैं आएंगे, कौन, यहाँ पे राज करने, शासन करने। तो कौन आते हैं, देखिए, तो मेटरनिख आता है, उसके बाद आता है मेटरनिख युग 1815 से 1848 ईस्वी तक। देखो लंबा समय खींच लिया। ठीक है, 1815 से 1848 तक कौन है, मेटरनिख युग। फ्रांस पे किसका शासन चल रहा था, मेटरनिख का। देखो अब आगे हम आपको समझते हैं यूरोप के विजय शक्तियां, ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रेलिया। नेपोलियन की मृत्यु के बाद 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया, वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसको वियना सम्मेलन कहा जाता है। तो वियना सम्मेलन अगर आप लोग से पूछे तो याद रखना 1815 में हुआ था। और वियना सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुआ था। ठीक है, और
जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहा था, वियना सम्मेलन की जो अध्यक्षता था, मुख्य रूप से जो अध्यक्ष था वो कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। इसमें बहुत सारे मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया था। तो ऑस्ट्रेलिया की ही चांसलर का नाम था कौन? क्या नाम था? मेटरनिक। ये बहुत ही प्रतिक्रिया नेता था, प्रतिक्रियावादी नेता था, निरंकुशवाद था, अत्याचारी था, और कुछ बोले नहीं ना। अब मेटरनिक जो था क्या था? प्रतिक्रियावादी शासक था, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। ये जो देख रहे हैं ना टमाटो जैसन जो मुंह है, लड़का है या लड़की पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये इतना हरामी था कि भैया पूछो मत। इसका बस यही कहना था कि प्रजातंत्र को हटा के राजतंत्र को स्थापित करना। हर जगह क्या होना चाहिए? राजतंत्र होना चाहिए। ओके, तो मेटरनिक के बारे में आप लोग समझ गए। मेटरनिक युग कब हुआ? 1815 से 1848 तक रहा। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? वियना में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, तो वियना कांग्रेस की उपलब्धियां, वियना कांग्रेस की उपलब्धियां 1815 में क्या हुआ? अब समझिए क्या हुआ कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने कई राज्यों को विभाजित कर दिया। इटली को जो है अलग अलग राज्य में जो है विभाजित कर दिया। इसलिए इसी अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे इटली के एकीकरण, मतलब उसको जोड़ना। एकीकरण का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ये जो मेटरनिक ही जो था एक अजीब टाइप का इंसान था। इसने इटली को अलग अलग राज्य में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, कई राज्य बना दिया वहां पे, ठीक है। तो सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया, ठीक है। ये जो था सिसिली और नेपल्स वहीं के जगह था। सिसिली और नेपल्स को क्या करता? ये दोनों प्रदेश को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। बुर्बो वंश के सम्राट कौन था? फर्डिनेंड, उसको दे दिया। अब रोम बच गया। रोम और उसके आसपास के सभी राज्य पोप को दे दिया। और पोप क्या होता है? चर्च के कौन होते हैं? पुजारी होते हैं, ठीक है। लोम्बार्डी और वेनेसिया और ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रहा, ठीक है। लोम्बार्डी वेनेसिया पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव रहा। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था, ठीक है। यहाँ पे मेटरनिक खुद था। जनेवा और पीडमाउंट ये देश है, ये सब जो है देश है। इटली को अलग अलग राज्य में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। और रोम और उसके आसपास के सभी राज्य किसको दे दिया? पोप। पोप कौन होता है? चर्च के पुजारी होते हैं, ठीक है। लोम्बार्डी और वेनेसिया, ठीक है। वेनेसिया ऑस्ट्रेलिया ही उस पे क्या था? कायम रखा प्रभुता। जनेवा और पीडमाउंट ये दो जगह जो था, जनेवा और पीडमाउंट राज्य में सम्मिलित कर दिया, दोनों को मिला दिया। जर्मनी में 39 रियासत की संघ पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार कायम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया अपना इधर और भी ज्यादा ले लिया। मेटरनिक हर हाल में चाहता था कि कहीं भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगे। राष्ट्रवाद की भावना जगेगी तो हम लोग राज नहीं कर पाएंगे, हम लोग को भी तोड़ देगा। जनता को क्या बनाना है? मूर्ख बनाना। जनता जान जाएगा तो फिर राष्ट्रवाद की भावना जगेगी, है कि नहीं भाई? ये चीजें थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे। मेटरनिक युग पढ़ा दिए, मेटरनिक के बारे में बता दिए, वियना सम्मेलन में क्या क्या बदलाव किया ये भी आप लोग को बता दिए, ठीक है। तो आगे का अध्याय हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय ये जो है पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 3 आएगा, क्योंकि हम जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप लोग को 25 मिनट का ही वीडियो रहता है। 25 मिनट में आप लोग को जितना हो सके उतना समझा दें, ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे। आराम से एक एक चीज को क्लियर करते हुए समझे, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। एक ही दिन पढ़ा देंगे तो कहिएगा छप्पर दे के ऊपर से जा रहा है, इसलिए अलग अलग पार्ट में भी करके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 भी आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप लोग सर्च करोगे तो आ भी जाएगा। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लुई 14वां। सबसे पहले लुई 14वां जो था ये बुर्बो वंश के ही शासक थे। सब कौन है? बुर्बो वंश के ही शासक थे। और फ्रांस पर जो शासन किया उसका लिस्ट हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। लुई 14वां जो था 1643 से 1771 तक, 1715 तक रहा। और ये इनका कहना था मैं ही राजा हूं और मैं ही राज्य भी हूं। और लुई 15वां, इसका नाम और लगता रखने नहीं आता था उनके माता पिता को। लुई 16वां, लुई 17वां, लुई 18वां यही नाम रखते थे फ्रांसीसी लोग, ठीक है। 1 2 3 नंबर लगा रहा था। तो 1715 में फिर लुई 15वां आया
और 74 तक रहा और कहता था मेरे से अच्छा कोई नहीं। और लुई 16वां जो था 1774 से लेके 1789 तक रहा, 1764 से लेके 1789 तक रहा। और इसको जो था पत्नी से, ये जो थे पत्नी से अधिक प्यार करते थे, पत्नी एक इधर उधर हो जाती है जिसके वजह से ये प्यार में क्या हो जाता पागल। इस हिस्ट्री जब आगे पढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फ्रांस का नागरिक का शासन कब रहा? 1789 ना, फ्रांस की जो लुई 16वां मारा था 1789 से लेकर 1804 तक। 14 जुलाई 1789 फ्रांस क्रांति हुआ था। फ्रांस क्रांति के बारे में बता ही दिए। नेपोलियन 1804 से 1815 तक रहा। लुई 18वां भी आया, 15 से लेके 14 तक रहा। मैंने आप लोग को बताया ना कि लुई 14वां के बाद जो है फ्रांस किसको दे दिया? मेटरनिक किसको दे दिया? इसी बकलेलवा को दे दिया, ठीक है। मेटरनिक ने बनाया था इसको, किसने बनाया था? मेटरनिक ने। लुई 18वां को बनाया था, ठीक है। अब चार्ल्स दसम जो है ये 1814 से 1830 तक वहां पर रहता है। 1814 से 1824 से लेकर 1830 तक रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? यहां तक आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को आप लोग को क्या करना भाई, लाइक करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। और हिस्ट्री पढ़ के, जो हिस्ट्री पढ़ के आप लोग को कैसा लग रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग कमेंट करते तो मजा आ जाता है, इसलिए कमेंट जरूर करना। बाकी आप लोग पे छोड़ते हैं, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल करना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। अगर आप लोग को पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहां पर आप लोग को सभी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।